गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन मैथ्स का। चलिए, कल लास्ट सेशन में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, है ना। जो कल लास्ट की लेक्चर में नहीं थे अगर, तो वो पहले फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। स्क्वायर रूट के बारे में हम शायद चर्चा कर रहे थे कल लास्ट के लेक्चर में, और मैंने आपको कुछ जाते जाते होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, है ना। तो जो लोग कल के लेक्चर में थे, क्या उनके आंसर आ चुके हैं होमवर्क क्वेश्चन के, या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है? शायद वो मैं, चलिए वो पेज ओपन कर देता हूँ आपके लिए। क्या होमवर्क क्वेश्चन था? ओपन दैट पेज। यस, ये वो 5 क्वेश्चन थे जो मैंने जाने से पहले कल आपको होमवर्क में दिए थे, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको देके गया था और आपसे कहा था कि इनको ट्राई कीजिएगा। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन थे सारे के सारे, है ना। चलिए, तो आप सभी ने ट्राई किए होंगे आई थिंक। किसी को यदि इन क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम रही हो, या किसी का आंसर ऐसा लग रहा हो कि नहीं आया अप्रोप्रिएट जो आप चाह रहे थे, या कहीं मिस्टेक हुई हो, तो आप बता सकते हैं। स्क्वायर रूट कल हमने पढ़ना शुरू किया था। चलिए, प्रॉब्लम नहीं थी यदि कहीं किसी को कल, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट के बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। किसी क्वेश्चन में यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का नया सेशन। तो क्यूब रूट के बारे में हम फिर चर्चा करते हैं। चलिए, नया हेडिंग डालिएगा आप, क्यूब रूट। हेडिंग डालिएगा सभी लोग, क्यूब रूट। हिंदी में से कहते हैं हम घनमूल। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट को पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने वाले क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि भाई उसको उसकी घन, जैसे वर्ग को मूल स्थान तक लेके जाना, वैसे ही घन को उसके मूल स्थान तक लेके जाना। अब घन या क्यूब का क्या मतलब होता है? सेम नंबर का उसी नंबर में कितने टाइम्स, 3 टाइम्स यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स वो उस संख्या का क्यूब हो गया। ठीक है, उसी संख्या का उसी संख्या में कितनी बार मल्टीप्लीकेशन? 3 टाइम्स, 3 बार, तो वो उसका क्यूब हो गया। तो दे दिया जाए और हमें वापस उस संख्या तक पहुंचना हो, तो उस पोजीशन में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है क्यूब रूट का। क्यूब रूट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर ये 3 क्या मेंशन करता है वो मैंने कल आपको स्क्वायर में समझाया था। स्क्वायर में ये पोजीशन ब्लैंक होती है, खाली होती है। उसका मतलब ये होता है कि वहां दो संख्याओं का आपस में गुणा है, सेम नंबर्स का आपस में गुणा। ये 3 ये बतलाता है कि अंदर जो संख्या लिखी है, उसमें से एक संख्या तब वापस आएगी जब आप कोई ऐसा नंबर फाइंड करोगे कि जिसका उसी में गुणा करने पर अंदर लिखा नंबर आपका बन जाए। तब इस सिचुएशन में वो एक संख्या आप बाहर निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो हमारा उस संख्या का क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने 125 लिख दिया रूट के अंदर, तो आपको पता है कि ये जो है ये क्यूब किसका है? 5 का है। क्यों? क्योंकि यदि हम 5 का 5 में कितने टाइम मल्टीप्लाई करें? 3 टाइम्स, है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यही सिचुएशन बनती है, इनका आपस में एक जोड़ा बनेगा। इस कंडीशन में एक 5 आपका बाहर दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं क्यूब रूट। घनमूल, घन को उसके मूल स्थान तक लेकर के जाना, जैसा कि वर्ग में होता है। अब सिचुएशन यहाँ भी वही है हमारे साथ कि भाई यदि छोटा आ गया क्यूब, जो हमें याद है वो तो हम बता देंगे, पर बाई चांस कभी कोई बड़ा क्यूब आ गया जो हमें नहीं पता, फिर उस सिचुएशन में उसको क्यूब रूट से बाहर निकालना हमारा एक टास्क हो सकता है एग्जाम में। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वो हमको देखना है। चलिए, तो उस पर हम अब चर्चा करते हैं कि ऐसी स्थिति यदि हमारे सामने आ गई, क्योंकि कोई बड़ी संख्या आ गई, है ना,
जिसका क्यूब हमें अगर याद नहीं है, मान लीजिए मैंने ये दे दिया 5 8 3 2, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया। अब इस सिचुएशन में इसको बाहर निकालना है, तो यदि ये पता हो कि भाई ये किसका क्यूब है तो बहुत बेटर है, और यदि पता नहीं है तो निकालने में इसको क्यूब से बाहर दिक्कत होगी हमको। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्यूब को रूट से बाहर निकालना सीखना पड़ेगा। तो अब कैसे देखेंगे, उसके लिए हम आते हैं अपने स्टेप्स पर और समझते हैं क्यूब रूट के बारे में। चलिए, कुछ क्यूब मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होता है। 1 की पावर आप चाहे जितना भी कर दे वो तो 1 ही आना है। 2 का क्यूब कितना होता है, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा, है ना। यदि किसी कोई क्यूब याद नहीं है तो जरूर लिख लेना, है ना, और याद हो भी तो भी लिख लेना। एक बार समझने के लिए, हमारे स्टेप्स को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। 4 का क्यूब कितना होगा आपका, 64, है ना। नोट करते चलिए आप मेरे साथ। यदि आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद हैं तो आप ये मान के चलिए 100 तक का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। यदि 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद है, जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं अभी, यदि ये आपको याद है कि कौन सा क्यूब किसका है, तो आप 100 तक का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, है ना। और 100 तक का क्यूब रूट निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे बड़ा क्यूब रूट एग्जामिनर कभी पूछता ही नहीं है, ना कभी पूछा है ना। 100 के अंदर ही काम हो जाता है। यदि 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद है तो समझ लीजिए आपका मैक्सिमम काम हो चुका है। चलिए, अब जैसा कि मैंने कल स्क्वायर रूट को जब पढ़ाया था, तब मैंने आपको हर एक का फ्रेंड बताया था कि भाई किसके फ्रेंड कौन कौन हो सकते हैं। यदि क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में आपको ये 125 मिलेगा लिखा हुआ। इससे आपको कहां तक पहुंचना है, 5 तक पहुंचना है। ये आपका आंसर होने वाला है और ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है ना। तो अब क्वेश्चन और आंसर में ये डिफरेंस रहेगा, तो भाई क्वेश्चन से ही हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ दी यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 बन रहा है, तो आंसर में भी इकाई अंक क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में देखा था, वैसा ही हमें क्यूब में देखना है। बट क्यूब में एक बहुत बड़ी आसानी है। आसानी ये है कि यहाँ अंक रिपीट नहीं हो रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ वो नंबर बता रहा हूँ कि जो यदि क्वेश्चन में है तो आंसर में भी वही बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 1, यदि आपके प्रश्न में यहाँ देखिए 1 है, क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है, तो आंसर का भी इकाई अंक 1 ही है। इसका मतलब 1 का फ्रेंड 1 ही है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे बढ़ के 4 की, देखिए 4 का क्यूब कितना लिखा हुआ है आपके सामने, 64। 64 में यूनिट डिजिट इकाई अंक में क्या है, 4 है। यदि पृष्ठ के इकाई अंक में 4 है तो आपके आंसर का इकाई अंक भी कितना है, 4 ही है। तो जो भाई 1 का फ्रेंड 1 है, तो वैसे ही 4 का फ्रेंड कौन है, सिर्फ 4 ही है। 5 की कंडीशन में देखिए, यदि क्वेश्चन में 125 में 125 में इकाई अंक 5 है, तो आपके आंसर में भी इकाई अंक 5 ही है। तो 5 का फ्रेंड भी कौन है, 5 है। यदि क्वेश्चन में 5 आता है तो आंसर में भी 5 आता है। वैसे ही आप 6 को देखिए, 6 यदि आपके क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 6 ही है, ठीक है। और कौन बच गया, आगे आप 9 में पहुंचिए। 9 को देखिए, यदि प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो आंसर का भी इकाई अंक 9 ही है। और आप 0 को देखिए, क्वेश्चन में यदि प्रश्न में इकाई अंक में 0 है तो आंसर के भी इकाई अंक में 0 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर वो है जिन्हें हमें याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि प्रश्न के इकाई अंक या यूनिट डिजिट में इनमें से कोई नंबर है तो आंसर के यूनिट डिजिट या इकाई अंक में भी यही आएंगे, है ना। तो यहां से हमारी आसानी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं 11 का क्यूब कहूं तो 11 3 1,
यदि प्रश्न के इकाई अंक में 1 है, आपको एक क्वेश्चन में ये मिलेगा, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। यदि प्रश्न के इकाई अंक में 1 है तो आंसर का क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है। तो ये वो हैं जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट या इकाई अंक में से इनमें से कोई आता है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट यही बन जाएंगे, इसलिए इनको रिमेंबर या याद रखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो फिर याद किनको रखना है सर? सर याद उनको रखना है जो इनसे बाहर है। आपको पता है कि आपके जो मैथ्स है वो 0 से लेके 9 तक के नंबर से ही मिलकर बनी है। इसमें से बच कौन कौन गए उनको याद रखने की हमें बहुत आवश्यकता है। तो बच कौन कौन गया जरा उनके बारे में हम चर्चा कर लें यहाँ। तो सबसे पहला नंबर जो यहाँ बच गया वो है 2, है ना। उसके बाद अगला नंबर है आपका कौन सा, 3। उसके बाद अगला नंबर है आपका 7 सॉरी, और उसके बाद अगला नंबर है 8। तो ये वो 4 नंबर हैं जो आपके बच गए जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, 2, 3, 7 एंड 8। अब यदि आप इनको भी याद रखना चाहें तो इनको भी याद रखना बहुत आसान है। कैसे? ये अपोजिट काम करते हैं। आपके सामने जो 4 नंबर लिखे इसमें से 2 इवन है और 2 ऑड है, मतलब 2 संख्याएं सम है और 2 विषम है। 2 और 8 सम है, 3 और 7 विषम है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। आप सबसे पहले पहुंचिए 2 के क्यूब को, देखिए सभी लोग स्क्रीन पर। 2 का क्यूब 8 लिखा हुआ है। यदि क्वेश्चन में 8 है तो आंसर क्या बन रहा है, 2। इसका मतलब यदि आपके क्वेश्चन में 2 दिख रहा है तो आंसर में क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 दिख रहा है, जरा 8 के क्यूब पर पहुंचिए। यदि क्वेश्चन में 2 है तो 8 बन रहा है, और 8 है तो 2 बन रहा है। इसका मतलब 8 और 2 एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। 2 का क्यूब और आप 8 का क्यूब देखेंगे, यदि प्रश्न में 2 है, प्रश्न में जैसे आप 512 को देखिए, 8 का क्यूब 512 है और 512 में इकाई अंक है 2, और 2 यदि प्रश्न में बन रहा है तो आंसर में 8 बन रहा है ना। और यदि प्रश्न में 8 है तो आंसर में 2 बन रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वैसे ही 3 और 7 को देखिए आप, वो भी अपोजिट ही मिलेंगे आपको। 3 का क्यूब देखिए, 3 के क्यूब में आपको क्वेश्चन में यदि 27 मिलता है, 7 मिल रहा है, तो आंसर में क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। मतलब यदि क्वेश्चन में 7 है तो आंसर में 3 बनेगा। और वैसे ही आप यदि 7 का क्यूब देखेंगे, 7 का क्यूब 343, उसके क्वेश्चन में यूनिट डिजिट इकाई का अंक 3 है तो आंसर का इकाई का अंक 7 बन रहा है। तो इस तरीके से ये भी याद रखना बिल्कुल आसान है। इवन का अपोजिट इवन है और ऑड का अपोजिट ऑड है, मतलब सम संख्या का विरोधी सम ही है और विषम का अपोजिट विषम ही है। 3 और 7 आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं और 2 और 8 आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। यदि प्रश्न का इकाई अंक में आपको 2 दिखाई देगा तो आंसर का इकाई अंक 8 बन जाएगा, और प्रश्न का इकाई अंक यदि 8 दिखाई देगा तो आंसर का इकाई अंक 2 बनेगा। वैसे ही सेम 3 और 7 के साथ भी होगा। तो ये वो हैं जिन्हें आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले अभी फटाफट। अब यहाँ हमारे पास 2 नंबर नहीं आना स्क्वायर रूट, जैसे कि भाई जैसे कि 1 का फ्रेंड 1 और 9 था वहां, यहाँ कुछ नहीं है। 1 का फ्रेंड 1 ही है, हर एक संख्या का दोस्त एक ही है, कोई और नहीं है। तो यहाँ हमें वो कंपैरिजन जो कराना पड़ता था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ इतना नोट कर लें तो हम आगे चर्चा करें थोड़ी फिर इसकी। ये मान के चलिए, मेरी गारंटी है कि क्यूब रूट आपकी उंगलियों पर नाचेगा। जैसा आप आंसर चाहेंगे वैसा मिलेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आपका ओरल हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा, है ना। बिना पेन चलाए आप आंसर कर पाएंगे। कोई भी क्यूब रूट हो, 1 से लेके 100 तक का, कोई भी हो। एग्जामिनर को जो भी क्यूब रूट देना है आपको, या किसी भी क्वेश्चन में क्यूब रूट की जरूरत पड़ेगी, आपके ओरल काम करेगा। आपको कुछ भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो मैं बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से समझ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है पेन चलाने की, आंसर मौखिक आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको ये तो बता दिया है। अब हम बात करते हैं भाई थोड़ा सा वही स्टेप जो हमारे, जैसा मैंने स्क्वायर रूट में लिखाए थे, वो काम आते हैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन तक ही, उसके बाद उनकी जरूरत नहीं होती हमको। चलिए, वैसे क्यूब रूट के लिए हम स्टेप लिख लें, चरण लिख लें कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना है। तो लिखिएगा आप स्टेप, है ना। हिंदी में कहते हैं हम उन्हें चरण, इंग्लिश में कहते हैं हम उन्हें स्टेप्स। चलिए,
तो नोट कीजिएगा स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, वैसे जैसे ही स्क्वायर रूट में हम स्टेप लिखे थे वैसे ही क्यूब में है, बस वहां दो संख्याओं का ग्रुप बनता था क्योंकि वो स्क्वायर था, वर्ग था, ये क्यूब है इसलिए यहाँ तीन संख्याओं का ग्रुप बनेगा। तो लिखिएगा राइट हैंड साइड से या दाएं ओर से, हिंदी में लिखना चाहे तो लिखिएगा दाएं ओर से या राइट हैंड साइड से, दाएं ओर से तीन अंकों का, दाएं ओर से तीन अंकों का एक समूह बनाएंगे, समूह या ग्रुप, तीन अंकों का एक समूह बनाएंगे एवं शेष बचे अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे, एवं शेष बचे अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे। समूह मीन्स ग्रुप, एक अलग समूह बनाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है। ये स्टेप मैं सिर्फ आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि कभी आप भूल जाएं, कोई प्रॉब्लम हो, या अभी आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। बस 2 से 3 क्वेश्चन तक ही काम आएंगे, उसके बाद आपको इनकी आदत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप था, दाएं ओर से तीन अंकों का एक ग्रुप बनाएंगे और शेष बचे अंकों का एक अलग ग्रुप बनाएंगे। नंबर सेकंड स्टेप है आपका घनमूल के, घनमूल या क्यूब रूट के घनमूल के इकाई अंक को देखकर, घनमूल के इकाई अंक को देखकर टेबल से उसके लिए अंक, टेबल से उसके लिए अंक देखेंगे। अब टेबल क्या है सर? सर टेबल यही है जो हमने अभी यहाँ बनाई है, ये जो क्या है, ये ही टेबल है। ये जो हमने डिसाइड किया था ना कि कौन सा अंक है ना, यही हमारी टेबल है। किसका फ्रेंड कौन है, तो यही हमारी टेबल है। तो टेबल में से उसके लिए हम अंक देखेंगे, ये है हमारा सेकंड स्टेप। और फाइनल और लास्ट स्टेप क्या है हमारा? तो तीसरा स्टेप लिखिएगा दूसरे समूह में लिखी संख्या की तुलना करेंगे, दूसरे समूह में लिखी संख्या की तुलना करेंगे कि वह इन दो घनों के बीच आती है। कि वह किन दो घनों के बीच आती है। बस ये 3 स्टेप आपके होंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये 3 स्टेप भी सिर्फ आपको एक बार समझाने के पर्पज से मैंने लिखे हैं या बताए हैं आपको, इनकी आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ने वाली आज के बाद। ठीक है, पर फिर भी नोट कर लें, आपको कभी भविष्य में काम आ सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक सभी ने इनको नोट कर लिया होगा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आ रहा हूँ, क्वेश्चन से ही हम समझेंगे, उसी से हमारा आंसर मिलेगा, वहीं से हम काम करेंगे। चलिए, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ही लेता हूँ और उसी से हम बात करते हैं। ये आपने सभी ने नोट कर लिया होगा, ये टेबल आपके पास है ही, सिर्फ इस टेबल को यदि किसी ने नोट नहीं किया है तो वो ये जरूर नोट कर लेना। ये वो नंबर हैं जिन्हें हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, और सिर्फ इन्हें याद रखना है 2, 3, 7 और 8 को, क्योंकि ये चेंज होते हैं, है ना। ये तो चेंज ही नहीं होते। यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट या इकाई अंक में से इनमें से कोई अंक आएगा तो हम आंसर का भी यूनिट डिजिट वही बन जाएगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 में पोजीशन चेंज होगी। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली, इसलिए हमें उन्हें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, नोट कर लीजिएगा जिन्होंने इन्हें नोट नहीं किया है यदि तो।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टेप आई थिंक सभी ने लिख लिए होंगे, है ना? किसी ने नहीं लिखा है तो आप नोट कीजिए फटाफट, तो मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम डायरेक्ट। लिखिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। मैंने क्वेश्चन लिखा है 704969 क्यूब रूट के अंदर है, आपको इसको बाहर निकालना है और पता करना है कि ये किसका क्यूब है। चलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने स्टेप और टेबल आपको लिखाई है, आप अपनी कॉपी में से सामने रखेंगे और जो प्रोसेस मैं करता जा रहा हूँ वो आप स्टेप के माध्यम से देखते चलेंगे और उसको ध्यान रखेंगे। अभी नोट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन भी नोट नहीं कीजिए, सिर्फ आप इस स्टेप को देखिए। एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो दोबारा मुझे इसको करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। चलिए मैं स्टेप को पढ़ रहा हूँ और यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप कॉपी को देखते चलिए और स्क्रीन को भी देखते चलिए साथ साथ। चलिए पहला स्टेप जो मैंने आपको लिखाया था वो ये था कि राइट हैंड साइड से या दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे। राइट हैंड आपका भी वही है जो मेरा है। 3 अंक राइट हैंड से बनते हैं 969। आपको भी यही 3 अंक दिखाई दे रहे होंगे दाएं ओर से। ठीक है, इसको मैं नाम भी दे देता हूं फर्स्ट ग्रुप, पहला समूह। ठीक है, आपका स्टेप नंबर 1 यही कह रहा है कि दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे, वो मैंने बना दिया 969। आगे क्या लिखा है वो स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, आगे और भी कुछ कह रहा है। आगे कह रहा है शेष बचे अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे। तो शेष जितने भी अंक बच जाएं, 1 2 3 4, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आगे हमारे शेष 3 अंक बच रहे हैं 704। इनको मैं एक अलग समूह बना देता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं सेकंड ग्रुप या दूसरा समूह। चलिए अब अगला स्टेप हमारा क्या था? सेकंड स्टेप हमारा था कि भाई घनमूल के आखिरी अंक को देखेंगे और टेबल में से उसके लिए अंक देखेंगे। आपकी क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, जरा उसको देखिए। हमारे क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट है वो है 9। क्या 9 आता है तो आंसर, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक क्या बनेगा? कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा या एज इट इज रहेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं टेबल के माध्यम से। यदि प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक भी क्या बनेगा? 9 ही बनेगा। यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला है ना, क्योंकि ये 2 3 7 8 में बस याद रखना है कि ये बदलते हैं। इनके अलावा कोई आ गया तो प्रश्न का यूनिट डिजिट या इकाई अंक जो है तो आंसर का इकाई अंक भी वही बन जाएगा। आपके पीछे के 3 अंकों का काम यहाँ समाप्त हो गया। सिर्फ 9 ढूंढना था। ये 9 तो आप क्वेश्चन को देख के भी पता लगा लेते, उसके लिए इतना कुछ करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो पीछे के 3 अंकों का हमारा कारोबार यहाँ समाप्त। हमें उससे सिर्फ ये अंक चाहिए था जो हमें मिल गया, वो हम प्रश्न देख के भी देख सकते थे। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले और फाइनल स्टेप पर। वो कह रहा था कि भाई दूसरे समूह में लिखी संख्या की तुलना करेंगे कि वह किन दो घनों के बीच में आती है। दूसरे समूह में आपकी संख्या लिखी है 704 704। अब आपके सामने मैंने 1 से 10 तक के क्यूब आपको इसलिए लिखाए थे कि यदि किसी को याद नहीं है तो वो यहाँ मदद करेगा। अब 704 में आप देखिए 704 कौन कौन से दो क्यूब के बीच में आ रहा है, बताइए मुझे देख के सभी लोग कि 704 जो है वो कौन कौन से दो क्यूब के बीच में है, बताइए। 704 कौन कौन से दो क्यूब के बीच में है? वेरी गुड, बाकी लोग। 704 जो संख्या लिखी है वो कौन कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आती है? तो आप गौर से देखेंगे तो 8 और 9 इसका आंसर बनेगा। 8 का क्यूब होता है 512 और
9 का क्यूब होता है 729, तो ये जो है वो 8 के क्यूब के और 9 के क्यूब के बीच में है, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 512 और 729 होता है 9 का क्यूब, तो इन दोनों के बीच में है 8 और 9 के बीच में। अब जैसा कि आप वहां किया करते थे वही यहाँ करना है। कहाँ क्या किया करते थे हम? स्क्वायर में। हम स्क्वायर में देखते थे कि जो छोटा है वो हमारे आंसर का दहाई का अंक बन जाता था, और यहाँ भी वही करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा है वो दहाई का अंक बनेगा, और यहाँ छोटा है 8, तो ये आपका आंसर ही हो गया 89। आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 89। अब ये आपके लिए कोई टफ टास्क नहीं है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट डिजिट में 9, आंसर का इकाई अंक 9, 704 कौन से दो क्यूब के बीच में? 8 9, छोटा कौन? 8, हो गया आंसर। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यदि स्क्वायर रूट समझ में आ चुका है तो क्यूब रूट आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आंसर आपको निकल के मिलेगा। तो 89 इसका फाइनल आंसर है। एक बार मैं सारी प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा मुझसे पूछिएगा। सबसे पहला काम हमने ये किया कि 3 अंकों का एक अलग समूह बनाया राइट हैंड साइड से, और शेष का एक अलग ग्रुप बना दिया। हमने अपने क्वेश्चन का यूनिट डिजिट या इकाई अंक देखा, वो 9 था। यदि प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो हमने टेबल बनाई थी अभी अभी। टेबल में क्या था? सिर्फ किसको याद रखना था? टेबल में हमें सिर्फ याद रखना था 2378। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का भी इकाई अंक 9 ही बन जाएगा, ये हमने देखा था। तो यदि प्रश्न में 9 है तो आंसर में भी हमने 9 ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले हमने देखा कि भाई सेकंड ग्रुप में जो संख्या लिखी है 704 704, वो कौन कौन से दो क्यूब के बीच में आती है? तो 704 हम यहाँ देखेंगे तो 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आएगी, क्योंकि 704 या 704 512 से बड़ा है लेकिन 729 से छोटा है, तो 8 और 9 के बीच में आएगा, और 8 और 9 में से जो छोटा होगा हमेशा वो आपके आंसर का सेकंड नंबर या दहाई का अंक बन जाएगा, तो वो 8 ही होगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर 89 आपका बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी का अभी भी कहीं कोई डाउट हो, जो प्रॉब्लम में हो या समझ में ना आया हो कोई स्टेप, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर आपको करना है। इसलिए किसी का कहीं डाउट हो तो पूछिए आप, अदरवाइज मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं। चलिए, डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा 103,823। अब याद रखिएगा इसका लास्ट डिजिट 3 है ना? गड़बड़ मत कीजिएगा। फाइंड कीजिए, आंसर बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गए हैं। बाकी लोग, सभी से आंसर चाहिए मुझे। जिसको समझ में नहीं आया, आंसर नहीं आया, उसका कमेंट भी चाहिए मुझे कि आंसर नहीं आया सर, है ना? रिपीट कीजिए या बताइए, आप जो भी हो, आपको बताना है कि आप आंसर तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। बाकी लोग बेटा जो ऑनलाइन हैं वो आंसर नहीं दे रहे हैं, जो मैं क्या मानूं आपका आंसर आया या नहीं आया? कुछ तो जवाब दीजिए, है ना? आंसर नहीं आया, प्रॉब्लम है तो वो भी बतलाइए, और आ गया है तो कमेंट कीजिए, है ना? चलिए,
मुझे सॉल्व कराना ही पड़ेगा, है ना। यस नो में कोई जवाब नहीं मिल रहा है मुझे अभी तक कि क्या हुआ सर, आंसर आ पाया कि नहीं आ पाया। चलिए देखिए, यहाँ देखिए स्क्रीन पर देखिए, अब जिनके आंसर नहीं आए हैं वो यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट का एक अलग ग्रुप बना दिया मैंने, आगे के 3 का एक अलग। अब जरूरी नहीं है कि आगे 3 ही बचे, लेकिन पीछे तो 3 का ही बनाना है, आगे जितने भी बच जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लास्ट डिजिट था आपका इकाई अंक 3। यदि मैंने आपको बताया था कि 3 होगा तो आंसर आएगा 7, और 7 होगा क्वेश्चन में तो आंसर आएगा 3। अब हमारे क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ है तो हमें उसको बदल के क्या लाना पड़ेगा, 7 लेके आना पड़ेगा। तो फाइनल आखिरी अंक तो 7 हो गया, ठीक है। इकाई का अंक, दहाई का अंक और चाहिए तो 103 को देखिए भाई, ये कौन कौन से दो क्यूब के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 4 और 5 के क्यूब के बीच में आएगा, है ना। 4 का क्यूब होता है कितना, 64, और 5 का क्यूब होता है 125। 64 और 125 के बीच में ही कहीं 103 होगा। तो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में होगा। इनमें से हम कौन सा लेते हैं, छोटा या बड़ा, ये भी आपको पता है कि सर हम यहाँ हमेशा लेते हैं छोटा। तो इनमें से छोटा कौन है, 4। तो फाइनल आंसर सर क्या बन रहा है हमारा, 47। जिनके आंसर नहीं आए थे या जिन्होंने कमेंट नहीं किया, क्या उनका डाउट दूर हो चुका है। अभी भी किसी को कहीं प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। चलिए प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। इस बार चाहूंगा कि सभी का आंसर मुझे मिले। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 778688। वेरी गुड। चलिए आपका आंसर आ गया होगा, आई थिंक सभी का आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। वही पीछे से 3 अंकों का एक अलग समूह, जो भी शेष बच जाए उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। लास्ट डिजिट इसका था 8, इकाई अंक में 8 था, 8 था। तो हमें पता है कि 8 और 2 एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यदि क्वेश्चन में 8 दिखाई देगा तो आंसर 2 बनेगा, यदि क्वेश्चन में 2 दिखाई देगा तो आंसर 8 बनेगा। इसलिए यहाँ तो फाइनल हो गया कि 2 आएगा। अब 778 को आप देखेंगे तो भाई कौन कौन से दो क्यूब के बीच में जाएगा, हमें दिख रहा है भाई कि 9 और 10 के क्यूब के बीच में ही है, और 9 और 10 के बीच में है तो इनमें से छोटा कौन है, 9 छोटा है, 9 छोटा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा 9 और 2 इसके साथ ही आंसर बनेगा, तो 92 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए लिखिएगा अगला क्वेश्चन। निकालिए क्या आंसर बनेगा।
चलिए ट्राई कीजिएगा कि क्या आंसर आने वाला है। वेरी गुड। बाकी लोगों ने आंसर नहीं किए, जिन्होंने, कोशिश करें आंसर निकालें फटाफट। चलिए वेरी गुड, आंसर सही है जिन लोगों ने भी दिए है अभी तक आंसर। आंसर फाइनल क्या बनेगा? आप 3 अंकों का एक ग्रुप बनाएंगे, लास्ट डिजिट 3 है, आंसर बनेगा 7। अब 19 बच गया आगे, है ना? आगे क्या बच गया? 19 बच गया। 19 कौन कौन से दो क्यूब के बीच में पहुंच जाएगा भाई? 2 और 3। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। इनके बीच में ही 19 आएगा, तो 2 और 3 में से छोटा कौन है? 2। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 27। ओरल भी प्रोसेस आप कर सकते हैं क्वेश्चन को देख करके, है ना? कोई बहुत बड़ा भारी प्रश्न नहीं है आपके सामने, है ना? बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे क्यूब रूट वाले। मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें कहीं प्रॉब्लम जाननी चाहिए, है ना? फिर भी आपकी और लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेरी गुड उर्मिला। चलिए, सभी के आंसर करेक्ट हैं। 97 इसका फाइनल आंसर बनेगा। कैसे बनेगा भाई? 3 अंकों का एक अलग समूह, शेष बचे अंकों का एक अलग समूह। आखिरी अंक 3 है, तो फाइनल का आखिरी अंक रिजल्ट में 7 बनेगा। 912 जो है वो 9 और 10 के क्यूब के बीच में है, और 9 और 10 में से छोटा है 9, तो फाइनल आंसर बनेगा 97। चलिए, तो आपके लिए क्यूब रूट बहुत आसान हो चुका है। आई थिंक किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि भाई उसका आंसर अभी भी नहीं आ पा रहा, प्रॉब्लम है, तो वो बता सकता है। अदरवाइज हम अगले टॉपिक पर बढ़ें, आगे चर्चा करें। चलिए, प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं अलग अलग नंबर्स को लेकर के, है ना? अब मैथ्स में नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। आपको पता है कि पूरी मैथ्स जो है आपकी, वो 0 to 9 से ही मिलकर के बनी है। जो अंक इस्तेमाल होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के ही अंकों से सारी संख्याएं मिलकर के बनी है। इनके अलावा कोई और अंक आपके मैथ्स में नहीं है, ठीक है? लेकिन इन अंकों को भी इनकी प्रकृति या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है, और उन्हीं अंकों की अलग अलग कैटेगरी के कारण कुछ अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, कुछ इस तरीके की संख्याएं अलग अलग हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हमारा उनसे पता होना जरूरी है कि भाई कौन सी संख्या क्या कहलाती है, और किस गुण के कारण वो इस तरीके से कहलाती है, ताकि हमें आने वाले क्वेश्चन से समझने में आसानी हो। इसलिए कुछ उन संख्याओं से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस या कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। तो अगली हेडिंग डालिएगा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं।
चलिए, कुछ डेफिनेशंस हमको यहाँ देखनी है, परिभाषाएं हमको देखनी हैं, जिनके माध्यम से हमारे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी। और कई बार व्यापम जो है वो इन परिभाषाओं पर भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई यदि किसी संख्या में कुछ इस तरीके की विशेषता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी। क्योंकि व्यापम को जो है इतने सारे मल्टीपल डेज में वो एग्जाम लेता है कि कई बार उनके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बनते, तो वो इस तरीके के कुछ उटपटांग क्वेश्चन निकल के आते हैं, है ना। कई बार आपको एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप ओल्ड एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे तो वहां भी आपको मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, परिभाषाओं पर आधारित है। तो जब प्रश्नों की कमी होती है तब कहीं से भी प्रश्न जो है नए क्रिएट करना पड़ते हैं एग्जामिनर को, तो उसी कैटेगरी को बचने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को जो है देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ हमारी नंबर 1 जो डेफिनेशन है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है वो है हमारी प्राकृत संख्या। आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा, प्राकृत संख्याएं। नंबर 1 जो हमारी डेफिनेशन है वो है प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं को हम कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए, अब प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं इनके बारे में हमें समझना है, देखना है। नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। चलिए, प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति प्रदत्त संख्याएं, है ना। और प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम जर्नली यूज करते हैं, ठीक है। और जर्नली यूज करने से मतलब क्या है कि जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं, काउंटिंग में करते हैं, वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं की डेफिनेशन नोट कीजिएगा सभी लोग। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, लिखिएगा डेफिनेशन। प्राकृत संख्या की डेफिनेशन सभी लोग नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं, लिखेंगे आप। लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है, ऐसी संख्या जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती में किया जाता है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि सर गिनती कहां से स्टार्ट होती है, तो किन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे, बताइए, कमेंट कीजिए। गिनती कहां से स्टार्ट होती है। सिर्फ 2 लोगों ने बताया गिनती कहां से स्टार्ट होती है, बाकी लोग बेटा गिनती नहीं पड़ी क्या। कमेंट तो कीजिए, सही हो गलत हो वो अलग मैटर है, आप बताइए तो सही कि भाई काउंटिंग गिनती कहां से स्टार्ट होगी। चलिए, कुछ ने कहा 1 0 से, है ना। गिनती बेटा जो है, गिनती का मतलब होता है काउंटिंग या गिनना। गिनेंगे आप वहां से जहां से कुछ आधार या बेस हो, हमेशा याद रखिएगा।
काउंटिंग हमेशा शुरू होती है 1 से। आप किसी भी बच्चे का स्कूल का जो क्या कहते हैं उसे, आप कह सकते हैं पहाड़ा वगैरह जो उनको मिलता है, उसमें आप देखेंगे उसमें जो गिनती लिखी होगी 1 से 100 होती है, वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं मिलेगी आपको, हमेशा कहाँ से मिलेगी, 1 से, क्योंकि काउंटिंग जो आप करते हैं वो 1 से ही होती है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से जो आप काउंटिंग करते जाते हैं यही गिनती है, और गिनती की शुरुआत होती है 1 से। और कहाँ तक गिनती हो सकती है, तो भाई जहां तक तुम गिन सको वहां तक गिनती हो सकती है, अरबों में, खरबों में, उसके आगे भी, इसीलिए इसको कहा जाता है इनफाइनाइट या अनंत तक। तो गिनती की शुरुआत तो 1 से होती है, लेकिन वो जाएगी कहाँ तक, अनंत तक। इसको n से इसीलिए दर्शाया जाता है क्योंकि n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाया जाता है, और इनकी शुरुआत 1 से शुरू होकर के ये अनंत तक जाती है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जामिनर कुछ ना मिले तो यही बना दे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट अनंत, इन संख्याओं को कहते हैं। लीजिए, अब आपको पता है कि भाई 1 से शुरू हो रहा है तो प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है, क्या है ये पता होना जरूरी है हमारे लिए। तो ये कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं, जिनकी शुरुआत 1 से हो, लगातार हो और अनंत तक हो, जहां तक काउंटिंग हो सके वहां तक हो। इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है, काउंटिंग में किया जाता है, और गिनती की शुरुआत हमेशा 1 से होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत मैटर करती हैं यदि आपको ये पता नहीं है तो। चलिए, तो आई थिंक प्राकृत संख्या आपको क्लियर हुआ होगा कि प्राकृत संख्या क्या कहलाती हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और ये कहाँ तक हो सकती है। इससे रिलेटेड किसी का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये था प्राकृत संख्याओं के बारे में। अब हमारी और भी कई डेफिनेशंस बाकी हैं, तो उनको हम अपने कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए, आज का सेशन मैथ्स का हम यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे तो कल इसके आगे जो डेफिनेशंस हैं हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई डाउट रह गया हो पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अभी भी। थैंक यू अदरवाइज।